दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। आज से हम शुरू कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज का वीडियो इसका पहला भाग है। यह वीडियो विशेष रूप से यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, यूपी टीईटी, लेखपाल आदि के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला चैप्टर देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब से प्राप्त हुई थी? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय, जिसकी व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, वो 1937 में स्थापित किया गया था। अब आइए देखते हैं सही सुमेलन से संबंधित। तो सही सुमेलन नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसकी स्थापना दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या उसी को कहा जाता है हिंदी में नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो पहली विशेषता है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये जो राष्ट्रपति हमारा ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करता है, उसकी शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो ये है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थीं? तो अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव क्या नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। तो भारत संविधान अधिनियम 1935 में जो है वो देश के लिए लिखित संविधान की व्यवस्था नहीं स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का
प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान में करीब 200 के आसपास अनुच्छेद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही हूबहू ले लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो बर्मा भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ बना था? तो कुल 8 प्रांतों में 1937 के चुनाव द्वारा कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये दोस्तों था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय दोनों को बराबरी पर रोकना। तो इल्बर्ट बिल इस मामले में महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो वो जो जनसंख्या थी 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्तियों के अनुपात में एक सदस्य निर्वाचित करने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन, इसके सदस्य कौन कौन से थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों, जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार था, उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। कथन कारण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। कथन है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है कि बेबेल का विचार था, ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो दोस्तों, कथन सही है और कारण गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत की संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में रखा गया था। अब आइए देखते हैं संविधान के बारे में सही कथन। तो संविधान के बारे में सही कथन जो हैं, ये 4 सही कथन बोलते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये सही है संविधान सभा के बारे में। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था और इसके अलावा यह बहुदलीय निकाय थी। तो ये चारों कथन संविधान सभा के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से चुना गया था। तो जो भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, उनको भारत के विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किससे हुआ था? तो ये हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो वो तिथि है दोस्तों 9 दिसंबर 1946। इसी तिथि को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये था 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और जो बाद में प्रस्तावना उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रस्तावना बना दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन आपको बताने हैं। तो सही कथन है दोस्तों, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है आपको। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। आप तैयार कर लीजिएगा, एकदम अलग तरह का प्रश्न है। अध्यक्ष के बारे में आप जानते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष देखिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य T.T. कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों सरदार पटेल थे। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7 थे दोस्तों। 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। लेकिन अगर जो प्रश्न ये पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कौन थे? तो अन्य सदस्य 6 हो जाएंगे, लेकिन कुल सदस्य 7 थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? V.N. राव। V.N. राव दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो V.N. राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान प्रवर्तन में कब हुआ या प्रवर्तन इसका कब किया गया, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी तिथि को यानी 26 जनवरी 1930 को
प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसी के कारण जो हमारा संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949, जो कि ये तिथि हमारे प्रस्तावना में भी दी गई है, तो उसी तिथि को संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म दोस्तों 1891 में और मृत्यु 1956 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? वर्ष 1950 में। और भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलेम और अंगीकृत कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। सही कथन देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है दोस्तों। तो कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और दूसरा, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन सही व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन संविधान विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स पाल का है। आइवर जेनिंग्स का है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये कथन ऑस्टिन का है। और एक प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थीं? तो कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी भारतीय संविधान सभा में। अब आइए देखते हैं अगला चैप्टर, संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। चूँकि दोस्तों भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधानों से अच्छी बातों को लेकर बनाया गया है, इस पर विदेशी संविधानों का प्रभाव रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला है, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार USA के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ब्रिटेन की संविधान में सर्वोच्च संसद है, उसी प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान है, यानी संविधान की सर्वोच्चता अपने यहाँ अपनाई गई है। जुडिशियल रिव्यू या भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित किससे है? तो जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा से संबंधित है। और भारतीय संसदीय प्रणाली में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद द्वारा जो कानून बना दिया गया, जो पारित कर दिया गया, उसे ही सही मान लिया जाता है। वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं की गई है।
अगला प्रश्न है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? बहुत बार पूछा गया है। भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो क्या है? तो भारत और अमेरिकी परिसंघ में जो लक्षण हैं वो हैं संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो भारत और अमेरिका दोनों के संविधान में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ की देन है? तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ये कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान पर आधारित हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित हुए थे? आयरिश यानी आयरलैंड के गणतंत्र से। आयरिश संविधान से राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। अब आइए देखते हैं सही सुमेलन करना है दोस्तों। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मूल अधिकार आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है दोस्तों। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से ये उपबंध लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार या कैबिनेट गवर्नमेंट ये ब्रिटिश संविधान की देन है। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के शासन व्यवस्था से ये उपबंध ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में और ये रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। दूसरा ये है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अधिक लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि ये एक जो व्यवस्था है हमारे संविधान में उसमें केंद्र और राज्यों के अलग अलग जो उपबंध हैं वो सभी एक में ही शामिल किए गए हैं। और जो कानून हैं उनका निर्वचन भी कर दिया गया है, उनकी व्याख्या भी कर दी गई है, इसलिए ये अधिक लंबा हो गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिए गए हैं। एक प्रश्न है लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये है दोस्तों अमेरिका के संविधान से सबसे पहले लिखित संविधान का आरंभ हुआ है। अब आइए देखते हैं संविधान में प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां, उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में, लेकिन अब भी देखा जाए तो 395 ही हैं। उनके अंदर कुछ न कुछ उपबंधों की व्यवस्था करके अलग जो अनुच्छेद बना दिए गए हैं। तो ऐसे अगर जो ऑप्शन आपको आता है तो देखिए भारतीय संविधान में कुल 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब आइए देखते हैं सही कथन कौन कौन से हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये एक सही कथन है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये है भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। नागरिकता से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला सही सुमेलन करना है दोस्तों आपको। तो ये देखिए नागरिकता ये संविधान के भाग 2 में है।
मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य संविधान के भाग 6 में, नए राज्यों का गठन तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में की गई है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो 3 स्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना संविधान के भाग 9 में की गई है। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये है दोस्तों पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वो अनुसूची है जिसमें राज्य के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे विवेचित करती है? तो चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित करना होगा? तो नए राज्य के सृजन के लिए पहली अनुसूची को बदलना पड़ेगा या पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आपको अनुसूची और उससे संबंधित विषयों के बारे में बताना है दोस्तों। तो पहली अनुसूची है चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में है। छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्र के बारे में, अष्टम अनुसूची भाषा, नवम अनुसूची भूमि सुधार के बारे में है। जबकि दोस्तों सातवीं अनुसूची देखिए विधायी शक्तियों का वितरण करती है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं और नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण है और 10वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं दल बदल के आधार पर जो है निर्भरता स्थापित करने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई थी। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी अनुसूची शामिल किया गया संविधान में? तो ये है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के द्वारा राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? तो यहाँ पे समवर्ती सूची में भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है तो आपराधिक मामले दोस्तों समवर्ती सूची में है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसके अलावा शिक्षा भी हमारी समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। दोस्तों पहले शिक्षा केवल राज्य सूची का विषय था, राज्य ही इस पर कानून बना सकते थे, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है आपको। तो देखिए विषय और सूची, वन जो है हमारे समवर्ती सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची। और इसी प्रकार देखिए केंद्र सूची में जनगणना शामिल है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल है और अवशिष्ट विषय या केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान, ये अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषयों में केंद्र के अधीन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो वो हैं भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची और सप्तम अनुसूची, ये सभी भारतीय संविधान के वे प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, वो है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का उल्लेख कहाँ पे है? तो संघ सूची में दोस्तों बैंकिंग, बीमा और जनगणना का उल्लेख
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। वो विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित हैं तो ये हैं बैंकिंग, बीमा और जनगणना के साथ साथ रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये सभी संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस दोस्तों राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज आपका राज्य सूची का विषय है, और ये जो देखते हैं समवर्ती सूची, दंड प्रक्रिया, जो हमारी दंड प्रक्रिया है ये 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। आप याद रखिएगा, जैसे रेलवे पुलिस राज्य सूची में है और पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो दंड प्रक्रिया है भारतीय संविधान में ये समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं और ये तीसरी सूची यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार कहाँ पर उल्लिखित है? तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किसका विषय है? तो भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म दोस्तों ये राज्य सूची के विषय हैं। याद रखिएगा, राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध कहाँ पे किया गया है? तो ये है 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित है तो उन राज्यों में शामिल है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी 6ठी सूची के विषय हैं और इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित यह अनुसूची है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किसके लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? वो है अनुच्छेद 243। आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये है अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कहाँ पे किया गया है? तो वित्त विधेयकों का उपबंध अनुच्छेद 117 में किया गया है और भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं या ऑल इंडिया सर्विसेज की व्यवस्था की गई है। सही सुमेलन करना है दोस्तों। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 39 है तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों का संगठन और 44 जो है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अब आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन ही करना है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका की बात करता है, अनुच्छेद 5 नागरिकता की, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान की बात करता है और अनुच्छेद 245 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का वितरण है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 दोस्तों नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया उसमें वर्णित है। इसके अलावा विधानतः नए राज्यों को शामिल करना ये अनुच्छेद 2 में शामिल वर्णित है और समता का अधिकार या समानता का अधिकार मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है,
अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना दोस्तों अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत वर्णित है। निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 324 में है और लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण की बात अनुच्छेद 330 में है। लोक सेवा आयोगों के कार्य जो हैं वो अनुच्छेद 320 में है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की बात की गई है और जो वित्तीय आपात की व्यवस्था है भारतीय संविधान में उसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 में वर्णित है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है और आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वर्णित है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद इसमें क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 215 तो ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215 में वर्णित है। अनुच्छेद 222 जो है वो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात करता है और अनुच्छेद 226 ये विशेष रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति है और 227 तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 227 के अंतर्गत है। सही सुमेलन करना है दोस्तों तो ये है अनुच्छेद 76, इसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 के अंतर्गत समाहित है और बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद 45 का विषय है। अगला प्रश्न, संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय बताने हैं आपको। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित है और भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों। पंचायतें भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित है, नगर पालिकाएँ 9क में वर्णित है और सहकारी समितियों की व्यवस्था भाग 9ख में की गई है। सही सुमेलन करना है। भारतीय संविधान के भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन संबंधी उपबंध हैं। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 17 में संविधान का जो भाग 17 है उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान है और भाग 18 जो है दोस्तों संविधान का भाग 18 इसमें जो आपात उपबंध हैं, इमरजेंसी के उपबंध हैं वो भाग 18 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तो ये अब आइए देखते हैं उद्देशिका या प्रिएम्बुल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो इस खंड के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। तो भारत की उद्देशिका जो है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, तो आपको दिनांक बताना है, तो तिथि है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था तब क्या था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम क्या उल्लेख किया गया है? भारत और इंडिया। तो इंडिया दैट इज भारत। तो भारत संविधान में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम क्या है? तो प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम है सार्वभौमिक यानी संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो ये चार जो शब्द हैं सार्वभौमिक,
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ये चारों सही क्रम में इसी प्रकार से रहेंगे। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन से हैं? तो ये है दोस्तों समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। अगला प्रश्न है वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो ये था अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे, तो उसमें जो है एक शब्द ये है अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है, तो भारत को संविधान की प्रस्तावना द्वारा एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है, तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्यायबोध्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। और तीसरा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ये संविधान की उद्देशिका से संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो ये शब्द 3 थे। 3 शब्दों को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? तो संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ यही है। और यहाँ पे निर्वाचन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से निर्वाचित सरकार बनाई जाती है और यही गणतंत्र का जो अर्थ है वो ये है कि यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? ये आरंभ होती है हम भारत के लोग से, यानी जो संप्रभुता है वो भारत की जनता या भारत के लोगों में निहित है। अगला प्रश्न है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये सिद्धांत सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ये है भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? तो ये शब्द है लोक कल्याण, जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ये सभी एकता, अखंडता जैसे शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में है, लेकिन लोक कल्याण शब्द उद्देशिका में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये दोनों शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है? तो ये है उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के एम मुंशी ने कहा है।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये केस था बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये प्रस्तुत किया कि जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। तो मौलिक संरचना या आधारिक संरचना जो थी उसका जो नाम है ये सबसे पहले केशवानंद भारतीवाद में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय का उपबंध जो है वो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो उनकी व्याख्या दोस्तों मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत दी गई है। अब आइए देखते हैं अगला, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को क्या प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित और परिलक्षित करती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किसकी व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के शासन प्रणाली से संबंधित। तो ये है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो क्या है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान एक संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका वाला संविधान है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए यहाँ एक संसदीय प्रणाली की सरकार है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली के निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था उत्तरदायी शासन कही जाती है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो सिद्धांत है वो क्या होता है? वो ये है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर यानी जो संसद है वो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां कहाँ पे होती हैं? तो राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण कौन है दोस्तों? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। सही कथन देखना है तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही कथन है। इसके अलावा भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये सही कथन है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है दोस्तों, ये भी सही कथन है। तो सही कथन, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये सभी सही कथन हैं। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है? भारतीय राजतंत्र की विशेषता है एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन। कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनैतिक समानता।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? हमने पहले ही पढ़ा है कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता है वो उसका प्रमुख स्रोत भारत की जनता है, जिसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एकदम प्रारंभ में किया गया है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो जनता में ही भारत की सत्ता निहित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय निर्धारित होता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में यहाँ पर शक्तियों का वितरण हुआ है, इसलिए भारत का संविधान परिसंघीय निर्धारित होता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये कठोर और अंशतः लचीले का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? ये है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। ये भारत की संसदीय प्रणाली में है जबकि ब्रिटेन में नहीं है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या क्या है? तो भारत के संविधान के संघीय लक्षण हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा और पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भारत के संविधान के संघीय लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन है? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन कौन है? तो संविधान सभा की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण देखते हैं दोस्तों। तो कथन आपका है कि संविधान सभा की मूल संरचना। कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही है। और दूसरा, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और इसमें जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। एक प्रश्न और देखते हैं कथन कारण से। तो ये है, कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, सही बात है। और कारण है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। एक प्रश्न और है कथन कारण से। कथन है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो दोस्तों ए सही है, भारत में जो संघवादिता है वो व्यवहारिक नहीं है, लेकिन कथन जो कारण है आर वो गलत है। भारत एक संघीय राज्य है, जबकि इसमें कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। एक और देखते हैं कथन कारण। कथन है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है आर वो ए की सही व्याख्या भी करता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित। कथन है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है। भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, इसके बृहद होने का कारण क्या है? तो ये संघ और राज्य सरकारों दोनों का ही संविधान है, इसलिए ये बहुत ही बड़ा संविधान है। अगला कथन कारण है। कथन है दोस्तों कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में प्रमुख कथन। तो पहला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये कथन है केसी व्हीयर का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन केसी व्हीयर का है। और भारत संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही क्या नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति, ये सभी भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही हैं। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार है और संघीय नीति भी यहाँ पर लागू होती है, तो ये भारत के राजनीतिक प्रणाली के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित क्या है? तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। गणतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो जो सर्वोच्च शक्ति होता है वो वंशानुगत रूप में न होकर निर्वाचित प्रधान में निहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार कौन सी होती है? तो संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध और नियंत्रण लगाती हो। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिली की कुल संख्या कितनी है? तो ये तिलियों की संख्या 24 है। संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन और वादन का काल कितना है? तो ये 52 सेकेंड है दोस्तों। अब हम आगे की वीडियो में, ये वीडियो यहीं पे, आगे की वीडियो में संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र से लेकर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।